दोस्तों नमस्कार। अब हमें जानते हैं, आज जो हम आपके लिए वीडियो ले गए हैं, ये वीडियो ये है कि अभी जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, अभी देख रहे हैं कि ये किसान आंदोलन का मैंने ये लगाया हुआ है कि जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है ये कितना जायज़ है, इसकी क्या मांगे हैं, और यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, अभी यूपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, आज नोटिफिकेशन आ गया है, इसको लेके मैं वीडियो बनाऊंगा। तो प्रीलिम्स में, मेंस में और इंटरव्यू में आपसे क्या सवाल पूछ सकता है, ठीक है, क्या सवाल पूछ सकता है, मैं ये वीडियो उस पर बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखिए, ये फार्मर प्रोटेस्ट, इनकी डिमांड क्या है, इनकी मांग क्या है। इनकी मांग है कि एमएसपी को, जो मुख्य मांग है, एमएसपी को कानूनी दर्जा, एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए, इसका मुख्य मांग है। ठीक है, अब देखिए, तो सबसे पहली बात है कि आपसे हो सकता है कि एमएसपी के बारे में पीटी में सवाल पूछ ले। आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, या किसी अन्य एग्जाम का, तो हो सकता है कि आपसे एमएसपी के बारे में सवाल पूछ ले कि एमएसपी क्या है, कब लागू किया गया था। तो एमएसपी 1965 में शास्त्री जब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के द्वारा लागू किया गया था। एमएसपी 1965 में शास्त्री जी के द्वारा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि आपसे ये पूछा जा सकता है। और एमएसपी कभी कभी आप सुने होंगे, कहा जाता है किसी भी चीज़ के बारे में, तो एमएसपी जो है ये कार्यकारी आदेश से बना था, एक्सिक्यूटिव ऑर्डर से बना था। अगर एक्सिक्यूटिव ऑर्डर से नहीं बनता तो फिर इसको लीगल गारंटी दिया जाता उसी समय, लेकिन उस समय नहीं दिया गया था। कार्यकारी मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब ने सिग्नेचर किया और ये एमएसपी हमारा लागू हो गया उस समय से। एमएसपी इसका मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो पीटी में आपसे ये सवाल पूछ सकता है कि ये कब से लागू किया गया था, पहला सवाल। दूसरा सवाल पीटी में आपसे ये आ सकता है एमएसपी के विषय में, एमएसपी दी कब जाती है। तो जब फसल बोने की तैयारी होती है, ठीक है, जब फसल को बोया जाता है उसी समय एमएसपी दिया जाता है। ठीक, आप ध्यान रखेंगे, जिस समय फसल को बोया जाता है उसी समय एमएसपी दी जाती है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए थी। अब अगला सवाल इस पे आता है कि एमएसपी में कितने फसलों को शामिल किया गया है। ठीक है, एमएसपी में कितने फसलों को शामिल किया गया है, तो नेक्स्ट पेज हम बताते हैं आपको, अगले नेक्स्ट पेज पे। तो एमएसपी पे टोटल 22 फसल को शामिल किया गया है। 22 फसल पर एमएसपी दी जाती है। आप ये पॉइंट को याद रखेंगे कि 22 फसल पे एमएसपी दी जाती है। अब अगला, ये तीसरा क्वेश्चन यहाँ हिसाब से बन सकता है, कितने फसलों पे एमएसपी दी जाती है, तो 22 फसल पे एमएसपी दी जाती है। अगला हमारा है कि एमएसपी तय कैसे होता है। जो मान चलिए कि एमएसपी जो है, एमएसपी तय कैसे होता है। तो अगर हम एमएसपी, आप ये देख लिए हैं, तो इसको हम अगर इस तरीक़ा से करें तो एमएसपी तय जो किया जाता है, ये निकल गया है, कोई बात नहीं, सॉरी, ओके। तो एमएसपी जो तय की जाती है, मैंने वो आपको बता दिया था, अब मैं बड़ा स्क्रीन पर ले रहा हूँ। तय कैसे किया जाता है, CACP एक संस्था है भारत सरकार में, ठीक है, इसे कहा जाता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। इसका फुल फॉर्म होता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ये इसका फुल फॉर्म है, यही तय करता है। ठीक है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, इसके द्वारा तय किया जाता है। अब ये तय कैसे करता है, तो इन्होंने सपोज कीजिए कि कहा कि गेहूं की एमएसपी 2200 रुपया होना चाहिए था प्रति क्विंटल। प्रति क्विंटल का मतलब कि एक क्विंटल में 100 केजी होता है। तो ये फिर हमारी, ये फाइनल नहीं होता है, ये सरकार को सिफारिश करता है। किसको सिफारिश करेगा, ये सरकार को, जिसे हमारे बहुत तरह के मंत्रिमंडलीय समितियां हैं, आप जानते होंगे। एक होता है संसदीय समिति और एक होता है मंत्रिमंडलीय समिति। तो हमारे देश में कानून में मंत्रिमंडलीय समिति का उल्लेख किया गया है। तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, ये आप ध्यान रखेंगे, आर्थिक मामले 8 टोटल हमारे यहाँ मंत्रिमंडलीय समिति है, ठीक है, और संसदीय समिति भी है, काफ़ी 33 है। तो आर्थिक मामले की मंत्रिमंडलीय समिति, ठीक है। तो ये CACP आर्थिक मामले की मंत्रिमंडलीय समिति को सिफारिश करता है, जिसकी अध्यक्षता, ये क्वेश्चन पीटी में सब पूछा जाता है,
कई बार पूछा भी गया है। इसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पीएम करते हैं, ठीक है। और जब ये कमेटी इस मूल्य को इम्प्लीमेंट कर देती है, लागू कर देती है, तभी वो माना जाता है कि गेहूं की, धान की या अन्य फसलों की एमएसपी इतनी तय की गई है। आप यूपीएससी का क्वेश्चन देखेंगे, स्टेट पीसी से क्वेश्चन देखेंगे, एमएसपी से पीटी में सवाल वहाँ पे पूछा गया है। तो उम्मीद करते हैं हम कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि एमएसपी तय कौन करता है, कैसे तय करता है। अब इसके अतिरिक्त एक और है, वो थोड़ा जानना जरूरी है। जैसे हम लोग बात करते हैं गन्ना, आप लोग जानते होंगे, गन्ना शुगर कैन जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में। तो शुगर कैन पे एमएसपी नहीं दिया जाता है, यहाँ भी दिया जाता है, लेकिन यहाँ वो एमएसपी नहीं होता है, वो होता है एफआरपी। एफआरपी, ठीक है। एफआरपी का मतलब होता है, हिंदी इसका फुल फॉर्म होता है उचित एवं लाभकारी मूल्य, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है उचित एवं लाभकारी मूल्य। तो अगर कभी आपको पीटी में ये पूछ दे कि गन्ना पर एमएसपी दिया जाता है, तो नहीं, एमएसपी नहीं दिया जाता है गन्ना पे। गन्ना पे एफआरपी यानी उचित एवं लाभकारी मूल्य दिया जाता है। और इसे भी घोषणा करने का वही तरीका है, सीएससीपी ही ये रिपोर्ट देगी और फिर आर्थिक मामले की मंत्रिमंडलीय समिति इसको फाइनल करेगा प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता में, और वो फिर गन्ना का एफआरपी होगा। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो इस एफआरपी पे अपने तरफ से भी वो पैसा ऐड कर सकता है कि केंद्र सरकार की तरफ से इतना रेट तय किया गया है, इस पे हम अपने तरफ से 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया और ऐड करते हैं। अगर आप यूपी के संदर्भ में सुने होंगे तो मायावती जी ने अपने तरफ से ऐड की थी, अखिलेश यादव जी जब वहाँ के मुख्यमंत्री थे, और योगी जी भी ने भी किया है। तो यूपी में गन्ना का बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो अक्सर न्यूज़ यूपी से आते रहता है। तो ये हमारा होता है गन्ना पे, और वो था एमएसपी फसलों पे। तो ये आप याद रखेंगे। तो टोटल अगर हम देखें तो टोटल 23 क्रॉप आता है, जिसमें एक गन्ना और बाकी 22 क्रॉप एमएसपी और एक एफआरपी में। अब सवाल है कि क्या एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाना चाहिए, जो अभी आंदोलन चल रहा है, या नहीं दिया जाना चाहिए था। तो आप कहेंगे कि हाँ, दिया जाना चाहिए था, ये दिया जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि स्वामीनाथन आयोग, आप जानते हैं अभी प्रधानमंत्री जी ने, हमारे भारत सरकार ने उसे भारत रत्न से सम्मानित किया था। तो स्वामीनाथन आयोग ने जब फार्मूला दिया था, उन्होंने कहा था कि C2 प्लस 50%। आप जानते होंगे कि किसान की यही मांग है कि हमें C2 प्लस 50% हमें दिया जाए। तो C2 का मतलब होता है कंप्रीहेंसिव कॉस्ट, ठीक है। C2 का मतलब होता है कंप्रीहेंसिव कॉस्ट, ये होता है C2 का मतलब, प्लस 50%। तो ये दिया जाना चाहिए था। लेकिन अभी जो वर्तमान में सरकार देती है उसको कहता है A2 प्लस FL, और इस पे सरकार कहती है कि हम इस पे 50% देते हैं वर्तमान में। तो A2 का मतलब हो गया आपका इनपुट कॉस्ट, जो किसान को बीज, उर्वरक में लगा, इनपुट कॉस्ट कीटनाशक आदि में इनपुट कॉस्ट। और FL का मतलब होता है फैमिली लेबर। सपोज कीजिए कोई फैमिली है, वो अपने से ही धान काटता है, गेहूं बोता है, गेहूं काटता है, तो फैमिली लेबर। तो सरकार जो अभी CACP हमारा है, जो हम लोग बात किए CACP, तो ये CACP इन दोनों को का कॉस्ट तय करता है। और सपोज कीजिए कि A2 इनपुट कॉस्ट और FL फैमिली लेबर का कॉस्ट उन्होंने तैयार किया 1000 कि 1000 MSP होना चाहिए था, तो उसका 50% सरकार अपने तरफ देता है। तो मतलब 500 सरकार अपने तरफ से देगा, तो होगा कितना, ये 1500 रुपया। ये अभी सरकार MSP तय करने का सरकार का ये तरीका है। लेकिन किसानों का जो फार्मूला मांग रहा है वो कह रहा है C2 प्लस 50%। तो सर किसान ऐसा क्यों मांग रहा है? क्योंकि स्वामीनाथन साहब ने ही ये रिपोर्ट दिया था कि अगर आप ऐसा करेंगे तभी किसान का कल्याण हो पाएगा, किसान कर्ज और घाटे से उबर पाएगा, और नहीं तो फिर आपको इसी तरह की कल्याणकारी योजनाएं और सब्सिडी देना पड़ेगा। और मैं बहुत सारे किसानों का इंटरव्यू सुना हूँ, किसान नेताओं का, उन्होंने वो खुद कहते हैं कि सरकार जो किसानों को सब्सिडी देती है, आप जानते हैं किसान सम्मान निधि में सरकार 6,000 पर ईयर देता है। तो किसानों का ये कहना है कि ये आप हमें मत दीजिए, हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य का लीगल गारंटी यानी वैधानिक दर्जा दे दीजिए, और ये आप बंद कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए C2 मैंने जो बताया था आपको कि C2 में हम किस किस चीज़ को काउंट करते हैं। C2 प्लस 50% में क्या हम काउंट करते हैं? तो हमने कहा था इसका कंप्रिहेंसिव कॉस्ट।
तो कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट का क्या मतलब होता है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो C2 कॉम्प्रिहेंसिव, सपोज कीजिए कोई इंडस्ट्री है, अगर कोई इंडस्ट्री लगती है तो वो जब अपना प्रोडक्ट यानी उत्पाद जब बनाती है तो वो क्या लिखती है, MRP, ठीक है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, MRP वो लिखती है कि इतना रुपये इसका MRP है। इसमें वो क्या करता है, जहाँ पे वो लैंड लेता है, जहाँ फैक्ट्री लगाती है, तो वो लैंड का इसमें रेंट भी जोड़ता है। कैपिटल के रूप में अगर कोई भी इंडस्ट्री बैंक से ऋण लेता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, बैंक को अपना इंटरेस्ट देता है, तो वो भी उस पर जोड़ता है। जो वो मशीन खरीदती है, तो मशीन में जो डिप्रिसिएशन होता है, इसको हम लोग मूल्यह्रास कहते हैं, जीडीपी में जब हम लोग बात करते हैं, तो वो हर चीज़ जोड़ता है और उसके बाद अपना प्रॉफिट, और उसके बाद वो मार्केट में MRP तय करता है। तो किसान का यही कहना है कि C2 में किसान का यही डिमांड है कि C2 में आप हमारे लिए भी यही काम कीजिए। क्या कीजिए कि जिस लैंड पे हम खेती करते हैं उस लैंड का आप रेंट जोड़िए। हम जो किसान जो बैंक से ऋण लेता है, किसान बैंक से ऋण लेता है, तो इस पे जो हम बैंक को इंटरेस्ट देते हैं आप उसको भी जोड़िए, ठीक है। और हम जो ट्रैक्टर, हार्वेस्टर आदि का उपयोग करते हैं, तो जो हमारा जो मूल्यह्रास होता है ट्रैक्टर और हार्वेस्टर में जो डेप्रिसिएशन होता है, आप उसको भी जोड़िए और उसके बाद आप MSP तैयार कीजिए। किसान का यही मांग है। तो वो होता है हमारा C2 + 50%। तो एक किसान का तर्क ये है, अगर आप देंगे C2 + 50% क्या होता है, अगर कभी आपको मेंस में या इंटरव्यू में PT में पूछ ले तो आप ये देखेंगे। दूसरी बात, अभी आप देखिए हाल के में हमारे 3 राज्यों में चुनाव हुआ था, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश। अगर हम तीनों को ले तो आप देखेंगे वहाँ पे जो पार्टियों जो भी पॉलिटिकल पार्टी था, उन्होंने जो घोषणा पत्र अपना बनाया था, तो उन्होंने कहा कि हम 3100 रुपया में वहाँ पे धान, गेहूँ ये सब किसी के लिए दिया था। आप देख लेंगे, या उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि 3100 रुपया में हम आपका धान खरीदेंगे या गेहूँ खरीदेंगे, ठीक है। तो किसान का यही कहना है कि जब आप छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लिए अनाउंसमेंट आप जानते हैं वहाँ पे दिया था कि हम, एक कहा था कि हम 500 में सिलेंडर खरीदेंगे, तो दूसरे ने कहा कि हम 450 में खरीद देंगे। एक ने कहा था कि हम 3100 में खरीदेंगे, दूसरे ने कहा हम 3150 में खरीदेंगे। ये घोषणा पत्र, आप जानते हैं कि चुनाव के समय घोषणा पत्र में पॉलिटिकल पार्टियां अनाउंस करती है। तो किसानों का यही मांग है कि जब आप छत्तीसगढ़ और राजस्थान में दे सकते हैं 3100 रुपया, तो जो अभी C2 + 50% हमारा गेहूं या धान का फसल होता है, तो वो लगभग इसी के आसपास वो प्राइस जाता है। तो यही कहना है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पे है और वहाँ दे सकती है, तो फिर पूरे देश में इसे क्यों नहीं लागू किया जा सकता है, पूरे देश में इसे क्यों नहीं लागू किया। तो ये किसानों का तर्क और किसानों का पक्ष है, ठीक है। तो ये दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण है, कह रहा है कि अगर किसान इसको लीगल गारंटी दे देगा, MSP को अगर लीगल गारंटी दे देगा, इससे क्या होगा कि कोई भी व्यापारी MSP से नीचे पर नहीं खरीदेगा, ठीक, नहीं इससे किसानों को लाभ होगा। सपोज कीजिए अभी क्या होता है कि अभी MSP पे नहीं खरीदने से जो निजी व्यापारी है वो बहुत कम रुपया में किसानों का फसल खरीदता है। कहीं अगर 2000 का MSP है तो हम 1500 खरीदेंगे, हम 1600 पे खरीदेंगे। इससे OECD आप जानते होंगे, OECD ये एक संस्था है पश्चिमी वेस्टर्न कंट्री का, ये कह रहा है कि भारत के किसान को घाटा हो रहा है, भारत के किसान को नुकसान हो रहा है, इससे उसको हानि हो रहा है। MSP से कम पे खरीदने पे भारतीय किसान जो घाटे में खेती कर रहा है। और आप खुद जानते होंगे कि जो हमारा भारत सरकार NSO है, उसका रिपोर्ट है किसान 27 रुपया प्रतिदिन कमाता है। और आपके आसपास भी जो किसान होंगे और आप भी किसान फैमिली से आते होंगे, आप अनुभव किए होंगे किसानों के जीवन में कोई बहुत अधिक परिवर्तन नहीं आया है, इसलिए लोग सरकारी नौकरी की तरफ ज़्यादा भागते हैं। और अगर ये MSP गारंटी दे देना तो सरकारी नौकरी का क्रेज गिर जाएगा। देखिए, आप नौकरी करके अंत क्या चाहते हैं, वेतन की सुरक्षा, इनकम का सोर्स, इसलिए आप सरकारी नौकरी की तरफ भागते हैं। अगर एग्रीकल्चर से एक अच्छा खासा इनकम होने लगे तो जो छात्र इतना परेशान होते हैं या जो छात्र सुसाइड भी कर लेते हैं वो भी रुक जाएगा। अगर एग्रीकल्चर से अच्छा खासा इनकम होने लगे तो छात्र सुसाइड रुक जाएगा। किसान आत्महत्या तो रुकेगा ही रुकेगा, छात्र जो स्टूडेंट सुसाइड कर लेता है वो रुक जाएगा। तो ये आप समझ गए। अब तीसरा यहाँ पे एक तर्क चलता है, अगर MSP को लीगल गारंटी दे दिया तो सरकार पे ऊपर बहुत बोझ आ जाएगा। ऐसा नहीं है। सरकार अगर सपोज कीजिए कि अगर निजी क्षेत्र नहीं भी खरीदेगा और सरकार अगर पूरी की पूरी फसल खरीदेगी, खरीदना पड़ेगा सरकार को, तो फिर सरकार बेचेगी भी तो,
कि सरकार नहीं बेचेगी। सरकार क्या करेगी रख करके? सरकार को अभी एफसीआई के तहत खाद्यान्न बांटना पड़ता है, जितना बांटती सरकार उतना रख ले, बाकी को मार्केट में बेच दे। आप जानते होंगे कि हमारे देश से भी चावल और गेहूं या अन्य फसलों का, प्याज का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी होता है। कभी कभी आप सुनेंगे हमारे यहाँ जब दाम बढ़ता है सरकार इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर रोक लगा देती है, या सरकार टैक्स बढ़ा देती है। तो सरकार इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके तो भी बेच सकती है। तो अगर आपसे ये सवाल पूछेगा, और हमारे देश की, भारत की 70 से 80% आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, हम नहीं करें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, आप जानते हैं। तो ये इसके सकारात्मक पक्ष है। इसका कुछ आलोचना भी है कि सरकार आखिर ऐसा क्यों नहीं कर रही है। तो यहाँ पे WTO आता है, यहाँ पे पीस क्लॉज आता है, पीस क्लॉज जो बाली एग्रीमेंट में हुआ था, पीस क्लॉज। तो WTO का क्या पक्ष है, सरकार का क्या पक्ष है, तो कोशिश करेंगे हम कि इस वीडियो में जब दूसरा पार्ट इसका हम बनाएं तो हम उसमें आपके लिए लेके आएँ। और नहीं अगर लेके आएंगे तो आपको अगर एडमिशन लेना हो तो हमारे ऑफलाइन क्लास में आप एडमिशन या ऑनलाइन क्लास में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ फ्री में नहीं दिया जा सकता है, हर चीज़ की अपनी एक सीमा होती है, हमारी अपनी एक समय सीमा है, ठीक है। तो इस और नहीं तो आप फिर नेगेटिव अप्रोच, इसके नेगेटिव अप्रोच को आप अपने से तैयार कर लेंगे। ये सकारात्मक पक्ष था, WTO का पक्ष, सरकार का पक्ष, क्यों सरकार आखिर नहीं देना चाहती है, जो सरकारें इतनी कीलें या बारें जो लगा दी हैं क्यों लगा दी है, इस पर आप तैयार कर लेंगे। नहीं अगर आपको मेंस एनसीईआरटी में कोई अगर प्रॉब्लम हो, अगर आप यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का तैयारी करते हैं और मेंस एनसीईआरटी में अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। यूपीएससी प्री की तैयारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।